अ स्केलर क्वांटिटी। क्लास 10th में ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, पर फिर भी मैं एक बार और आपको पढ़ा देता हूं, क्योंकि हो सकता है उतने अच्छे से ध्यान ना हो, इसलिए वापस से एक बार और पढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्लास 10 में पढ़े थे, पर आपके टीचर ने अगर ठीक ठाक पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया होगा ऐसा मेरे को नहीं ध्यान है, तो इसलिए मैं एक बार और आपको पढ़ा देता हूं कि करंट क्या है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। उसको डिफाइन करने के लिए पहले मैं ये समझता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होता है तीन चीजों से। एक, उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा, उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, उससे भी ज्यादा उत्तम बात। और तीसरा, उसको वेक्टर एल्जेब्रा जिसमें खास करके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, खास करके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ये तीन बातें अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास होगा या उसको जस्टिफाई कर रहा होगा, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहां से कोई एक करंट किसी वायर में 3 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, और इस तरह से कोई एक दूसरा वायर आया है जिसमें 4 एम्पेयर का करंट है, और इस तरह से आगे गया है। मुझे नहीं पता कि इसका आई इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री बना हुआ है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये करंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों बात इसमें होना चाहिए। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, हाँ है, 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर मैग्नीट्यूड है। इस पर डायरेक्शन है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डायरेक्शन भी है। अब बस ये तीसरी वाली बात अगर ये सेट कर जाए तो खेला हम लोग का हो जाएगा। तीसरी बात क्या है? तो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमारे केस में आई इक्विवेलेंट है, वो क्या आएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। करेक्ट और नॉट? कॉस 90 क्या होता है? 0। देयरफॉर आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट 25। आई इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 एम्पेयर आ गया। आई इक्विवेलेंट क्या आ गया? 5 एम्पेयर। तो इस हिसाब से ये जो आई इक्विवेलेंट यहां पर आया है, ये कितना एम्पेयर आ गया? 5 एम्पेयर आ गया। कब? जब हमने इसको कौन सी क्वांटिटी माना है? वेक्टर क्वांटिटी मान ली है। अब ये तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसके साथ एक और आर्ग्यूमेंट प्रिवेल करता है। क्या आर्ग्यूमेंट प्रिवेल करता है उसको देखते हैं। मान लीजिए let us consider current to be a scalar quantity। तो यहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं करंट को स्केलर क्वांटिटी। क्यों वी आर कंसिडरिंग करंट टू बी ए स्केलर? क्योंकि जब हम इसको वेक्टर मान रहे हैं तो देयर इज नो सच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व इन इट जो ये प्रूफ कर दे कि भाई ये आप सही निकालें। कोई फंडामेंटल फिजिक्स है यहां पे? कोई 5-6 लॉ है फिजिक्स के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 4-5 कुछ फंडामेंटल लॉ है। एक भी लॉ इस पर आधारित है? नहीं आधारित है। तो हम कैसे मान लें कि भाई जो आप मान रहे हैं वो सही निकालें? और अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल लेते तो कुछ और आता, 60 डिग्री का एंगल लेते तो कुछ और आता। पर ऐसा तो होता नहीं है भाई। करंट जो है वो अगर 5 एम्पेयर हम लाए हैं, चाहे कैसे भी मोड़ा के उसको लेके आएंगे, आपको 5 एम्पेयर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहीं से डाउट पैदा हुआ कि कुछ वेक्टर क्वांटिटी नहीं भी हो सकता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि भाई लेट अस कंसिडर स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं तो फिर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो जो हमारा वहां पर जो हमने यूज किया है कि ये हमारा एक वायर है,
इसमें कितना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है? 3 एम्पेयर। इधर का एक वायर था, इसमें कितना एम्पेयर फ्लो किया? 4 एम्पेयर। और इधर एक गया है, उसमें मैं आई इक्विवेलेंट मान रहा हूं। तो उस हिसाब से यहां पर जो चार्ज है उसको मैं क्या मानता हूं? Q1 मानता हूं। यहां जो चार्ज है उसको मैं Q2 मानता हूं। तो ऑब्वियसली इस तरफ जो चार्ज आएगा, अगर चार्ज कंजर्व्ड है किसी एक पॉइंट पर, तो नेट चार्ज जो इस पॉइंट पर आ रहा है वही इस पॉइंट से बाहर निकलना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूं कि Q नेट इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। ये दोनों चीज घुस रहा है और ये निकल रहा है। नेट चार्ज किसी भी पॉइंट पर जीरो होना चाहिए समेशन, यानी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? Q3। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, सबको टाइम से क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, ये क्या आ जाएगा? I1, ये क्या आ जाएगा? I2, और ये क्या आ जाएगा? I3। I1 हमारे पास कितना था? 3 एम्पेयर। I2 कितना था? 4 एम्पेयर, जो कि किसके बराबर? I इक्विवेलेंट के। देयरफॉर I इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया? 7 एम्पेयर निकल के आ गया। I इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया? 7 एम्पेयर। यहां से चूंकि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स यहां पर ट्रू हो रहा है। PHYSICS, फिजिक्स इज प्रूव टू बी ट्रू। प्रूव टू बी ट्रू। तो हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? करंट क्या है? देयरफॉर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपने करंट, रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए किस तरह का एडिशन किया है? अलजेब्रिक एडिशन किए हैं। आप उसको वेक्टर एडिशन से नहीं निकाले। इसीलिए इवन इफ इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट चूंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। बढ़े आगे, बढ़ा जाए।